छाया का टेबलेट याद है? नहीं याद है तो आप उसे याद करें, जिसे पहले सहेली के नाम से जाना जाता था। एक और जिसे हम फुल एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर देखेंगे वो है फल्वेस्ट्रेंट। तो यहाँ पर STEAR के रूप में हम टाइबोलोन एक डिजाइनर मेडिकेशंस है जो HRT में दिया जाता है। अब इसी में कुछ और मेडिकेशंस की बात करते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यूज पर डेवलप होने वाले कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं। इस नए लेक्चर में एक बार फिर से हम बात करेंगे एस्ट्रोजन के सिंथेटिक प्रिपरेशन के बारे में, और उसी में एक एग्जांपल हम लेंगे SERMs में सेंटक्रोमैन या ऑर्मेलोक्सिफेन के बारे में, जिसको हम PSM में पढ़ते हैं छाया के टैबलेट्स के रूप में। छाया का टेबलेट याद है? नहीं याद है तो आप उसे याद करें, जिसे पहले सहेली के नाम से जाना जाता था। ये टैबलेट CDRI लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया था। भारत सरकार इसे मुफ्त में अवेलेबल कराती है। इसका सबसे बेहतर इफेक्ट ये है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआती 3 महीनों तक इसे हफ्ते में 2 बार लेने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद वंस इन अ वीक लेने की जरूरत पड़ती है। काफी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसे रेगुलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये करता क्या है? ये एस्ट्रोजन के प्रभाव को अपोजिट कर देता है। एस्ट्रोजन एंटागोनिस्टिक है एंडोमेट्रियम पर, इसलिए एंडोमेट्रियम का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का नहीं रह जाता है कि ये इम्प्लांटेशन के लिए सपोर्टिव हो। तो अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये है SERMs में ऑर्मेलोक्सिफेन का प्रभाव या सेंटक्रोमैन या छाया या सहेली का प्रभाव। तो इस तरीके के प्रभाव को हम देख सकते हैं। एक और जिसे हम फुल एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर देखेंगे वो है फल्वेस्ट्रेंट। इस नाम में मैंने मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये नाम याद रख सकें। एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्टिक ये आमतौर पर मैक्सिमम टिश्यूज पर एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखता है, और उस मामले में जहां पर टेमोक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन के लिए ब्रेस्ट की टिश्यू रेसिस्टेंट हो, ज्यादा टेमोक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन का प्रभाव नहीं आ रहा हो, तब हम फल्वेस्ट्रेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, कैडिला के बनाए हुए इस इंजेक्शन के बारे में यहां दर्शाया गया है। ये फल्वेस्ट्रेंट, इसे हम SERD भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करने का काम करता है उन मामलों में जहां पर रेलॉक्सिफेन या टेमोक्सिफेन के प्रभाव नहीं आते हैं। इसलिए सीधे तौर पर इसके लिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है टेमोक्सिफेन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में। हालांकि देखा जाए तो ये सेफर है, ज्यादा इफेक्टिव है, लॉन्गर एक्शन इसका होता है, लेकिन शुरुआती मामलों में हम रेलॉक्सिफेन या टेमोक्सिफेन का ही इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्टेड टिश्यू एस्ट्रोजन एक्टिविटी रेगुलेटर्स के रूप में यानी STEAR के रूप में। तो यहाँ पर STEAR के रूप में हम टाइबोलोन एक डिजाइनर मेडिकेशंस है जो HRT में दिया जाता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में दिया जाता है। इसमें टाइबोलोन जो एक ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर के खुद जब मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो उसका प्रभाव कुछ टिश्यूज के लिए एगोनिस्टिक और कुछ टिश्यूज के लिए एंटागोनिस्टिक होता है। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो STEAR इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब चलते हैं एक और एंटी एस्ट्रोजन जिसके बारे में हमने बात किया था SERMs में। मैंने वहां पर आपसे कहा था हमें पढ़ना है टेमोक्सिफेन, हमें पढ़ना है रेलॉक्सिफेन, हमें पढ़ना है क्लोमिफेन। क्लोमिफेन के लिए मैंने बड़ी खास बात आपको कहा था। मैंने ये बताया था कि ये सामान्य तौर पर रखा तो गया है, लेकिन इसका असर पूरी तरीके से अपोजिट होता है, काफी डिफरेंट असर होता है। टेमोक्सिफेन रेलॉक्सिफेन की तुलना में इसका काफी अलग असर होता है। क्या अलग असर होता है? क्लोमिफेन जो कि एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्टिक असर तो रखता है लेकिन हाइपोथैलेमस पर रखता है। आमतौर पर टेमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन ब्रेस्ट टिश्यू पर एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट थे, ये हाइपोथैलेमस पर एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्टिक रखता है। इस बात का मतलब क्या है अब आपको समझने की जरूरत है। आप देखेंगे आमतौर पर एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो जाकर के अपने रिसेप्टर्स को नेगेटिव फीडबैक देता है, पता है ना। हाइपोथैलेमस ऑफ पिट्यूटरी को जाकर के कहता है कि आप GnRH और LHFSH को मत बनाइए, क्योंकि एस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है। याद है ना, एस्ट्रोजन जब बनने लगता है तो जाकर के फीडबैक देता है, जिसके कारण एक नेगेटिव फीडबैक बनता है। GnRH और LHFSH की सिंथेसिस रोकी जाती है अगर एस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है। अब
आप कल्पना करें जिन रिसेप्टर्स पर जाकर के एस्ट्रोजन जाकर के कहता है हाइपोथैलेमस के, उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया जाए, यानी नेगेटिव फीडबैक जो होगा वो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है, जो सिग्नलिंग है, वो मिलेगा नहीं। तो GnRH, LH, FSH ये लगातार बनते रहेंगे और इसके कारण कई सारे फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे। इसके कारण अगर इनफर्टिलिटी का मामला है तो हम ओवुलेशन के लिए कई सारे फॉलिकल तैयार कर सकते हैं। आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। तो यहां पर क्या होता है, LH और FSH का आउटपुट यहां बढ़ेगा, जिसके कारण ओवुलेशन के लिए स्टिमुलेशन मिल जाता है। अभी मैं इस चीज को एक और इमेज के माध्यम से दिखा दूंगा। ये ओवुलेशन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए काफी पॉपुलर मेडिकेशंस है। इसका साइड इफेक्ट हॉट फ्लैशेस, ओवेरियन इनलार्जमेंट हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है और इसके प्रभाव में पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा फंक्शनल हो सकता है। इसीलिए पिट्यूटरी एडेनोमा या पिट्यूटरी हाइपरट्रॉफी की वजह से आप समझ सकते हैं ना, जो ऑप्टिक ट्रैक बनता है वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बीच में होता है, जहां पर ऑप्टिक कियाज्मा होता है, वहां पर इसके ग्रो करने की वजह से ऑप्टिक ट्रैक डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ये चीज आप समझ सकते हैं। तो यहां आप देखें, जो ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस होती है, इसमें एस्ट्रोजन जाकर के ऊपर अपने हाइपोथैलेमस पर अपना फीडबैक देता है। हाइपोथैलेमस को जाकर कहता है कि हम पर्याप्त मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन अगर उस सिग्नलिंग को ब्लॉक कर दें, पता ही ना चले, तो हाइपोथैलेमस लगातार GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH और LH को निकालता रहे, जिसके कारण ओवरी में फॉलिकल को ग्रो करने वाले हार्मोन्स आते रहेंगे। तो आप देखें हाइपोथैलेमस पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। किसका? क्लोमेफिन का। और इसके कारण कोई नेगेटिव फीडबैक यहां नहीं बन पाया। इसके कारण हुआ क्या, GnRH यहां पर बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा दोस्तों? GnRH लगातार बनता रहेगा। इसके कारण क्या होगा, आप समझ सकते हैं, GnRH ने आकर के LH और FSH को बनने के लिए कह दिया। इसके कारण क्या होगा, ओवुलेशन। आप LH और FSH के प्रभाव को समझ सकते हैं ओवरी पर क्या होता है। अल्टीमेटली क्लोमिफिन ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखता है पिट्यूटरी पर और हाइपोथैलेमस, दोनों जगहों पर। आपको ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने आपसे कहा कि जो ये मेडिकेशंस हैं, ये काफी शानदार मेडिकेशंस हैं, खासतौर पर सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। अब इसी में कुछ और मेडिकेशंस की बात करते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यूज पर डेवलप होने वाले कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं। इन मेडिकेशंस में एरोमेटेज इनहिबिटर्स पर बात करेंगे और यहां पर जो प्रोसेस होती है उसको एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप होने वाले कैंसर हैं, उसके लिए अधिकतर मामलों में एस्ट्रोजन का इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन अगर कम बनने दिया जाए तो एस्ट्रोजन जाकर के ब्रेस्ट टिश्यू पर ट्यूमर को डेवलप नहीं होने देगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। आपको समझना होगा कि एस्ट्रोजन के प्रभाव में ब्रेस्ट टिश्यू में ट्यूमर डेवलप हो रहा है। हम एस्ट्रोजन की मात्रा को कम करते हैं, तो यही काम करते हैं। आप जानते हैं जो ओवरी के भीतर सबसे पहले एंड्रोजन निकलता है। एंड्रोजन कहां से निकलता है, आप उस चीज को देखें। ओवरी के भीतर जो बाहर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनमें 2 लेयर होती है। कौन सी लेयर एंड्रोजन को रिलीज करती है, आप बताएं। इसके बाद आपको यह भी पता है कि एरोमेटेज एंजाइम के प्रभाव में यह एस्ट्रोजन में बदलता है। किस जो बाहर के जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है, कौन सी लेयर एस्ट्रोजन को बनाती है, इस चीज को भी आप हमें बताएंगे। इसके बारे में हमने PCOD में एक इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश की है, उस चीज को आप रिकॉल करें। खैर, ये ड्रग्स क्या करते हैं, इसी एरोमेटेज को इनहिबिट कर देते हैं। इसके कारण एस्ट्रोजन बनेगा नहीं। इसके कारण एस्ट्रोजन का प्रभाव जो ट्यूमर के डेवलपमेंट पर था वो कम हो जाएगा। तो काफी अच्छी मेडिकेशंस हैं और एस्ट्रोजन के कम होने का प्रभाव यहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप होने वाले ट्यूमर को कम कर देगा, तो ट्यूमर डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस तरीके से पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप होने वाले कैंसर में इसका बड़ा ही प्रभाव होता है। आप जानते हैं एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन उस समय एड्रिनल ग्लैंड से होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स या इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड में एरोमेटेज के प्रभाव, एरोमेटेज एंजाइम आप फैटी टिश्यू में भी देखते हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव होता है, जिस कारण एस्ट्रोजन बनता है। ये एरोमेटेज इनहिबिटर जो होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में बहुत इफेक्टिव होते हैं। इस कैटेगरी में आता है लेट्रोजोल और
एनास्ट्राजोल जैसे मेडिकेशंस शामिल किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ मेनोपॉज से पहले ये उतने प्रभावी नहीं होते। कारण यह है मेनोपॉज से पहले सीधे तौर पर कहा जाए तो एस्ट्रोजन के बनाने के लिए गोनाडोट्रोपिन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल जो एस्ट्रोजन होता है वो सीधे तौर पर गोनाडोट्रोपिन से प्रभावित नहीं होता है। तो ये लोकल प्रभाव होते हैं। लोकल प्रभाव में एरोमेटेज इनहिबिटर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे? आप देखेंगे एस्ट्रोजन की सिंथेसिस जो होती है सामान्य तौर पर पोस्ट मेनोपॉजल में ओवरी तो होता नहीं, काम करता, तो वहां फैटी टिश्यू एड्रिनल ग्लैंड्स में वहां पर इसके सिंथेसिस होती है और उस मामले में गोनाडोट्रोपिन से ये इंडिपेंडेंट होता है। चूंकि गोनाडोट्रोपिन का कोई लेना देना नहीं है, तो लोकल प्रभाव में एस्ट्रोजन बन रहा है, तो लोकल प्रभाव को हम सबसाइड करते हैं और इसके कारण पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में जो इवन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोऑन, याद है ना, एस्ट्रोऑन जो इवन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है उसकी सिंथेसिस को रोक करके जो ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में होता है उसको हम रोक सकते हैं। चलिए देखते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर कहां पर काम करता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के प्रभाव में ब्रेस्ट टिश्यू लगातार ग्रो कर रहा होता है। आपको ये बात भी मैंने आपको बताया है कि प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोलैक्टिन का प्रभाव एल्वियोलर सेल्स पर बनता है, यानी मिल्क की सिंथेसिस एल्वियोलर सेल से होती है, वो प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्ट्रॉन वहां पर फर्क डालते हैं। आप देखें तो ये जो डक्टल सिस्टम है, डक्ट वाला सिस्टम है, वहां पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। इस चीज को जब हमने ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाया उस समय में बात किया है। जो डक्टल सिस्टम है वहां पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देता है। कौन एक्टिव करता है दोस्तों? ये उन रिसेप्टर्स को आकर के एस्ट्रोजन एक्टिव करता है। इसलिए डक्टल कार्सिनोमा के मामलों को हम ठीक कर सकते हैं अगर एरोमेटेज इनहिबिटर मेडिकेशंस देते हैं। आप ये भी जानते हैं प्रोलैक्टिन ये एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां मिल्क सिक्रीशंस वाले लॉब्यूल्स है ना रेगुलेट किए जाते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा। और इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे प्रभाव प्रोजेस्टेरोन का भी प्रोलैक्टिन के साथ मिला हुआ होता है। इसलिए जब मां बच्चे को फीड करा रही होती है उस समय जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट की बात की जाती है वो प्रोलैक्टिन चूंकि वहां पर बन रहा होता है तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दिए जाते हैं, याद है ना। हम उस समय कंबाइन ओसीपी नहीं देते हैं। देखिए तो एस्ट्रोजन जो होता है वो डक्टल सिस्टम पर डेवलप होने वाले कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज आपकी जानकारी में है। और हम यहाँ ER पॉजिटिव यानी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पॉजिटिव वाले कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोजन का प्रभाव रोक सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन यहाँ पर कम बनेगा, कम पहुंचेगा। एरोमेटेज इनहिबिटर का प्रभाव यही होता है। आप देखें तो एरोमेटेज इनहिबिटर्स में दो तरीके के मेडिकेशंस हैं, कुछ स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है इसका वैसे तो फार्मा में इंपॉर्टेंस है स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर का। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो ये थोड़ी एडवांस मेडिकेशंस होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल जैसे मेडिकेशंस शामिल किए गए हैं। ये यहाँ पर जो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर वाले होते हैं उसमें एक्जीमेस्टेन जैसे मेडिकेशंस रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के एरोमेटेज इनहिबिटर्स के क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। ओवरऑल एरोमेटेज इनहिबिटर ब्रेस्ट कैंसर पर तो काम करते ही हैं। एस्ट्रोजन क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नहीं होगा, एस्ट्रोजन बनेगा नहीं, तो असर इसका एंडोमेट्रियल कैंसर पर भी होगा, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सार्कोमा पर होगा, एंडोमेट्रियोसिस पर होगा। एंडोमेट्रियोसिस जानते हैं आप, ये गायनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रोथ, एंडोमेट्रियोसिस, उसको भी हम इससे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ओवुलेशन का इंडक्शन यहां पर हम करा सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के मामलों में या पुअर रिस्पॉन्डर्स में ये काफी अच्छी मेडिकेशंस होती हैं। आप देखेंगे इसका साइड इफेक्ट, सिंपल सी बात है कि ये वैसे तो वेल टॉलरेटेड मेडिकेशंस है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में बढ़ जाएगा चूंकि एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं। ये ऑस्टोपेनिया कराता है। यहाँ पर बाइफॉस्फोनेट्स और एरोमेटेज इनहिबिटर्स का कॉम्बिनेशन देने की जरूरत होती है। हम जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के मामले ओल्ड एज में, इस चीज को सोचें तो यहाँ बिसफॉस्फोनेट्स और एरोमेटेज इनहिबिटर्स के लेवल पर इस चीज को सोचा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन को दें तो जो बिसफॉस्फोनेट्स यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के मामले को ठीक कर देगा और एरोमेटेज इनहिबिटर्स का जो साइड इफेक्ट था ऑस्टियोपोरोसिस का उसे हम सबसाइड कर सकते हैं अगर बिसफॉस्फोनेट्स के साथ इसे देते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन के कितने प्रिपरेशन हैं, प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेटिक प्रिपरेशन और एंटी प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेटिक प्रिपरेशन के बारे में अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।